बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी सियासी खबर है ये। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी हार गए हैं। बीजेपी के हर्ष महाजन जीत गए हैं राज्यसभा का चुनाव। पर्ची से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। आपको बता दें कि हालांकि अंदेशा भी इसी बात का था, अभिषेक मनु सिंह भी ये चुनाव हार गए हैं। की पार्टी में इस तरह से वरिष्ठ नेताओं ने एक बार नहीं अनेकों बार, इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी कहा और बहुत सारे मंत्रियों ने भी, लेकिन जब सारी चीजें सीमा से पार हो जाती हैं तो आखिरकार कहीं ना कहीं तो भड़ास निकलनी थी। और राज्यसभा के इस चुनाव के दौरान उन लोगों ने इस पीड़ा को जाहिर करते हुए अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया और हमारी पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए किया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो कार्यक्रम आज हुआ है मतदान का, इसके बाद की भी तैयारी है, क्योंकि अब ये विधायक अगर हिमाचल में वापस जाएंगे तो ये सुरक्षा, हरियाणा पुलिस की सुरक्षा के बीच ही वहां पर जाएंगे। और बात ऐसा लग रहा है कि जो राज्यसभा के चुनाव से शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच रही है। हालांकि जयराम ठाकुर ने किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया। अभी आप उनसे सुन रही थी। हर्ष महाजन जो कि राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं, उन्होंने तो दावा किया है कि सरकार जल्द कांग्रेस की गिर जाएगी हिमाचल में। तो ये जो खेला है वो अब शुरू हो चुका है और राज्यसभा में जो मात कांग्रेस को दी है भाजपा ने, अब उस मात को आगे बरकरार रखते हुए ये बात अब सरकार तक जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पैरों के नीचे से राजनीतिक जमीन हिमाचल में खिसकती जा रही है। हालांकि मौसम की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2-3 दिन बर्फबारी हिमाचल में हो सकती है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट जिस तरीके से बनी है, लग रहा है कि आने वाले 2-4 दिन हिमाचल की राजनीति के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर शिमला की बात करें तो सुक्खू सरकार ने जो 34 विधायक उनके पास बचे हुए हैं उनको कड़ी सुरक्षा में ले लिया है। और जो हिमाचल के प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, वो भी एक्टिव हो गए हैं और सभी 34 के 34 विधायकों को अब एक मत रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर आप बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड या सूत्रों के हवाले से कहें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोड़े दौड़ाने। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच उन्होंने दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीर उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। इसी के साथ सिद्धू के बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी अब विराम लग गया है। तमाम अटकलों और अफवाहों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली पहुंचकर प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब सिद्धू को लेकर दावा किया जा रहा था कि वो फिर से बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सिद्धू ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर की, जिसमें वो अपनी सिग्नेचर स्टाइल काले कुर्ते और कढ़ाईदार शॉल में प्रियंका गांधी के पीछे खड़े नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू ने प्रियंका गांधी से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। बीजेपी में जाने की अफवाहों को लेकर सोमवार को भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विरोधियों पर शायराना अंदाज में तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। हमारी अफवाहों का धुआं वहां से उठता है गुरु, जहां हमारे नाम से आग लग जाती है। खटैक। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसके साथ ही इंडिया गठबंधन की तारीफ भी की है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, इंडिया गठबंधन का मजबूत होना हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा वरदान है। एक निरंकुश तानाशाह सरकार के खिलाफ जो सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है, हमारे संघीय ढांचे को तोड़ रही है, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को गुलाम बना रही है और मौलिक नागरिक अधिकारों को बाधित कर रही है। गठबंधन के लिए एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम गेम चेंजर हो सकता है। 1 और 1 11, विरोधी 9-2-11। इस पोस्ट से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बीजेपी में जाने को लेकर सियासी बाजार गर्म था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उन पर तंज कसा था। कोई पार्टी छोड़ती, देखो सारी कांग्रेस बीजेपी छोड़ती, कैप्टन बीजेपी फिरता है और जाकर वो ना बुरी हुई है। वो कैप्टन तो क्योंकि गया सी कैप्टन है ना, वो पूरे खड़ा मूसा पे जमाउन तो आगे मौत खड़ी पिछी कोई मतलब मंत्री बाल फिर डॉक्टरी कोई पता नहीं कदों कोई या कईयां था ना, कई तो है जी पंजाब च लीडर
सवेरे जाते थे गड्डी ड्राइवर ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू करीब सवा महीने से कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। वो ना तो कांग्रेस की किसी मीटिंग में शामिल हो रहे हैं और न ही उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की समराला कन्वेंशन में शामिल हुए, जिसके बाद से सिद्धू को लेकर कयास लगाए जाने लगे। हालांकि अब सिद्धू की प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद साफ हो गया है कि सिद्धू के भारतीय जनता पार्टी में जाने की बातें सिर्फ अफवाह थी। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में मेयर के चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के चुनाव को लेकर छिड़ गया है संग्राम। मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंचा है। इस मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने क्या कहा है और अब चंडीगढ़ के सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव कब होगा, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। चंडीगढ़ में पॉलिटिकल ड्रामा अभी जारी है। मेयर चुनाव को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चंडीगढ़ के डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन चुनाव नहीं हो सका क्योंकि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव मेयर करवाता है और नए मेयर कुलदीप कुमार ने अभी तक अपना चार्ज नहीं लिया है। अब इस बीच ये मामला एक बार फिर से कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाई कोर्ट में प्रस्ताव दिया कि चुनाव का नोटिफिकेशन, नामांकन और मतदान की पूरी प्रक्रिया नए सिरे से होगी। 28 और 29 फरवरी को नॉमिनेशन होगा और 4 मार्च को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। अब चंडीगढ़ प्रशासन ने ये नोटिस जारी कर दिया है कि इलेक्शंस दोबारा से होंगे, स्टार्ट अप फ्रेश होंगे और कल और परसों नॉमिनेशन का दिन होगा। 3 दिन दिया जाएगा नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए और अब 4 तारीख को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन रख दिया गया है। दूसरा, इससे हमारी रिट अलाउ हो गई है, हमारी रिट की मंजूरी मिल गई है, हमारी प्रेयर को मंजूरी मिल गई है और ये रिट इंफ्रक्चर्स हो गई थी। मगर जो हम चाहते थे वैसा ही हमें रिलीफ आज ऑनरेबल कोर्ट से मिल गया है। जी बिल्कुल, अब कल नॉमिनेशंस भरी जाएंगी, कल और परसों, और उसके बाद 3 दिन दिए जाएंगे कूलिंग ऑफ पीरियड विड्रॉ करने के लिए, स्क्रूटनी होगी। उसके बाद चुनाव जो होंगे वो 4 तारीख को होंगे। एक नंबर 1 की ये जो झगड़ा बार बार कह रहे हैं कि मेयर हम बने ही नहीं अभी तक, हमने कहा मेयर उसी दिन बन गए थे जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। 23 फरवरी को हमने एक लेटर भी दे दिया है, वो इनके घर पे किसी प्रेमलता ने रिसीव किया हुआ है। आज की भी जो सुबह रिप्रेजेंटेशन है उसमें वो लेटर का रेफरेंस रिसीट मानकर मेयर एज मेयर लेटर लिख रहे हैं कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि ये जो मीटिंग है वो इलीगल है या जो भी कारण लिखे हुए हैं। तो ये कहना कि ये बार बार ये कहना कि मेयर ज्वाइन करनी की है, ये है वो बिल्कुल गलत है। फिर भी वो आना चाहते हैं, हम आप फिक्स कर दीजिए। तो कोर्ट ने कल 10 बजे का उनको फॉर्मली एज्यूम करने का कह दिया, जबकि वो फर्स्ट मीटिंग का भी पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में मेयर की कुर्सी तो आप कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार को मिल गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। लिहाजा अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में बहुमत बीजेपी के पास है। फिलहाल बीजेपी के पास 17 पार्षद और 1 सांसद मिलकर 18 वोट है। आम आदमी के पास 10 पार्षद और कांग्रेस के पास 7 पार्षद हैं। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के पास 17 वोट हैं। इसके अलावा एक अकाली दल का पार्षद है जिन्होंने 30 जनवरी को नए चुनाव में बीजेपी को वोट डाला था। आंकड़ों के मुताबिक नतीजे बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, इसलिए बीजेपी जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती है ताकि किसी भी तरह के जोखिम से बचा जा सके। आज तक ब्यूरो। 25 फरवरी की शाम हरियाणा के कद्दावर नेता नफेस सिंह राठी का मर्डर किया गया था और उसके बाद से ही कयासों का दौर शुरू हो गया। इसी बीच हरियाणा पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिल गए हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नफेस सिंह राठी की हत्या का प्लानिंग जो थी वो 7 समंदर पार यूके में की गई थी और ये प्लानिंग गैंगस्टर्स ने की थी। बस अब ये पता लगाना बाकी है कि गैंगस्टर ने खुद नफेस सिंह को अपना शिकार बनाया या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में INLD के प्रदेश अध्यक्ष नफेस सिंह राठी की दिन दहाड़े हुई हत्या ने हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से नफेस सिंह को शूटर्स ने निशाना बनाया है, उससे इस हमले में किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। नफेस सिंह की हत्या की जांच में जुटी हरियाणा पुलिस को शक है कि बराही फाटक के पास हुई इस जघन्य हत्याकांड के तार विदेशों से भी जुड़े हो सकते हैं।
हरियाणा पुलिस के सूत्रों के अनुसार विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर और गुर्गे नफे सिंह की हत्या में शामिल हो सकते हैं। इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की रविवार को शूटरों ने गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी। फिलहाल अभी तक की जांच में जो सबूत सामने आए हैं उससे यही पता चला है कि नफे सिंह राठी की हत्या की जो साजिश है वो विदेश में रची गई और अपने गुर्गों की मदद से नफे सिंह को रास्ते से हटाया गया। हरियाणा पुलिस को इस हत्याकांड में कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिसके बाद पूरा शक विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के शूटर्स और गुर्गों पर जा रहा है। दरअसल इस गैंगस्टर के इशारे पर हाल ही में दिल्ली में एक बड़ी घटना को इसके शूटर्स ने अंजाम दिया था। यूके में बैठे इस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का करीबी अब पुलिस की रडार पर है। हरियाणा पुलिस अब तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर के करीबी से जेल में पूछताछ करेगी। 3 से 4 हमलावर थे। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके हाथ में था और उसी सोफिस्टिकेटेड वेपन से हमला किया गया। फिलहाल जो ये कार है पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर सी बात है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसका जो हरियाणा पुलिस है वो कराएगी, लेकिन गोलियों के निशान देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमलावर है वो हर हाल में नफे सिंह राठी की हत्या करना चाहते थे। हम कोशिश करेंगे कि दूसरी तरफ से आपको दिखाएं कि देखिए ये फॉर्च्यूनर कार है जिसमें नफे सिंह राठी बाकायदा 3 और लोगों के साथ सवार होकर जा रहे थे। तभी जो हमलावर है वो आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ इस फॉर्च्यूनर कार पर हमला कर देते हैं। हरियाणा की सियासत के कद्दावर नेता नफे सिंह पर रविवार की शाम उस वक्त हमला हुआ था जब वो एक व्यक्ति की शोक सभा से वापस बहादुरगढ़ अपने गांव लौट रहे थे। उसी दौरान जब उनकी फॉर्च्यूनर कार रेलवे क्रॉसिंग पर रुकी तो I-10 कार से आए हमलावरों ने पीछे से उनकी फॉर्च्यूनर कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। हरियाणा पुलिस ने तिहाड़ जेल में जाकर कला झटेड़ी से भी पूछताछ की है और जो सबूत सामने मिले हैं उससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो पूरी साजिश है वो विदेश में रची गई। उसके साथ साथ कुछ महीने पहले यूके के एक मोस्ट वांटेड अपराधी ने दिल्ली के एक बीजेपी के नेता कल रात में पूर्व विधायक को बड़ी संख्या में लोगों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी। हरियाणा पुलिस ने सोमवार को ही राज्य के टॉप मोस्ट गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से तिहाड़ जेल में पूछताछ की, लेकिन सूत्रों के अनुसार काला जठेड़ी ने नफे सिंह की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। काला जठेड़ी गोल्डी बराड़ गैंग का करीबी माना गया है और कनाडा से बैठकर अपनी गैंग ऑपरेट करने वाला बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड माना जाता है। पुलिस ने इस मामले में अब तक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारियों के मामले में उसने चुप्पी साधी हुई है। काफ़ी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको सजा भी हो इसमें। तो वही मैंने उनसे आग्रह किया है कि प्रॉपर इसमें प्रोसेस का वो है फॉलो करें जो भी होता है। नफे सिंह को लेकर राज्य में राजनीति गरमाने के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर दी है। पंजाब पुलिस के एसआई जोगिंदर कुमार जरूरतमंद बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जोगिंदर कुमार चंडीगढ़ में अपनी ड्यूटी के साथ साथ गरीब बच्चों का जीवन भी संवार रहे हैं। उन्हें बच्चों को मुक्केबाजी सिखाने का जुनून है, इसीलिए जोगिंदर पिछले कुछ साल से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देकर बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ के इस मैदान में जारी ये कठिन क्लास उन गुरुजी की है जिन्होंने पिछले 14-15 सालों से गरीब बच्चों की ख्वाहिश को पंख लगाने की कोशिश की है। बहुत कम लोग हैं जो कि अपने सपनों को दूसरों की आंखों में जीते हैं। जी हाँ, ऐसा ही उदाहरण है चंडीगढ़ के एएसआई जोगिंदर कुमार, जो कि पिछले 1 दशक से गरीब बच्चों को मुफ्त में बॉक्सिंग सिखा रहे हैं।
पिछले 1 दशक से बच्चों को बॉक्सिंग सिखा रहे जोगिंदर कुमार न केवल बच्चों में आत्मविश्वास की भावना भर रहे हैं, बल्कि उनके सपनों को पंख भी लगा रहे हैं, ताकि आत्मविश्वास और मेहनत की उड़ान भरते हुए ये बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाएं। मगर बच्चों को बॉक्सिंग का ककहरा सिखाने का सिलसिला आखिर कैसे शुरू हुआ? खुले आसमान के नीचे पंजाब पुलिस में एएसआई जोगिंदर कुमार इन बच्चों के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, पिछले 1 दशक से लगातार शाम के समय ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर होता है। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो पंजाब पुलिस के एएसआई जोगिंदर कुमार जी हैं। जोगिंदर जी, समझना चाहेंगे खुले आसमान के नीचे जो आप बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, किस तरह से सिलसिला शुरू हुआ? ये सर जी, मैं सबसे पहले इनको स्कूलों से इकट्ठा किया। मैं बॉक्सिंग खेल के पंजाब पुलिस में भर्ती हुआ हूँ, तो मैं स्कूलों से इनको बच्चों को इकट्ठा किया कि भाई तुम बॉक्सिंग करने की इच्छुक हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फ्री में बॉक्सिंग सिखाऊंगा। तो उसके बाद ये बच्चे आए, कुछ उस टाइम में हमारे पास 100-200 के करीब बच्चे हो गए थे। तो जब ज़्यादा मेहनत हुई तो उनको वो निकलते गए, जो निचोड़ निकलता गया, 30 बच्चे रह गए। खुले आसमान के नीचे बॉक्सिंग की बारीकी सिखाते हुए पंजाब पुलिस के एएसआई जोगिंदर कुमार को 1 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है। फिलहाल उनके सिखाए 6 बच्चे तो अब बॉक्सिंग के जरिए आईटीबीपी और पुलिस में सरकारी नौकरी भी पा चुके हैं। 14-15 साल हो गए मेरे को लगातार करते हुए, तो उसमें से 6 बच्चे जो हैं सर्विस भी लग चुके हैं आज के टाइम में। कोई आर्मी में है, कोई आईटीबीपी में है, कोई असम राइफल में है, कोई हिमाचल में लगा है। तो इंटरनेशनल भी हुए हैं बच्चे, नेशनल इंटरनेशनल भी हुए हैं। एक लड़का यहीं से बिल्कुल पार्क से ही खेल के जूनियर एशियन चैंपियन बना है। जोगिंदर बताते हैं कि वो खुद स्पोर्ट्स कोटे से पुलिस में भर्ती हुए, लेकिन बॉक्सिंग के शौक को कमजोर माली हालत और अच्छा ट्रेनर न होने के चलते पूरा नहीं कर पाए, और वो नहीं चाहते कि इन गरीब बच्चों का सपना उनके ख्वाब की तरह बिखर जाए। मैं बॉक्सिंग खेलता था, उसमें मेरे को इतनी काबिलियत नहीं मिली, भाई इतना अच्छा नहीं बन पाया, मैं इंटरनेशनल वगैरह नहीं खेल पाया। तो मेरे मन में ये रहा कि भाई मैं इंटरनेशनल नहीं बन सकता, तो नहीं बना, तो बच्चों को तो बना सकता हूँ। बॉक्सिंग की विधा को सीखते इन बच्चों में आर्थिक रूप से कमजोर को जोगिंदर कुमार फ्री में ट्रेनिंग देने के साथ ही डाइट और बॉक्सिंग ग्लव्स भी मुहैया करवाते हैं। उनकी कड़ी मेहनत को ये बच्चे समझते भी हैं। कोई पैसा नहीं सर, अपने तरफ से देते हैं हमारे को। ये लो, डाइट भी मेरे को देते हैं सर, बैग और ग्लव्स और सब कुछ सर से देते हैं। यहाँ कोई किसी से पैसे नहीं ले, पैसे नहीं, सर भी सर ही करते हैं, सब कुछ करते हैं। हाँ जी सर, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है सर, जो सर का रूल रेगुलेशन मानने पड़ते हैं सर। सर जो कराते हैं वही करते हैं सर। सर बहुत हार्ड वर्क करते हैं सर हमारे लिए भी, और हम भी फुल कोशिश करते हैं कि हम भी अच्छा सर को रिजल्ट दें। सर का ये है कि गरीब बच्चे आए यहाँ पे और मतलब मेरे से मेहनत करें, मेरे से सीखे और उनकी जॉब, उनका भविष्य अच्छा बन जाए, सर इतना ही सोचते हैं हमारे लिए। जोगिंदर कुमार का मंत्र साफ है, अपने सपने पूरा करने के लिए पैसों से कहीं ज्यादा लक्ष्य को पाने का जुनून और धैर्य जरूरी है। पिछले 1 दशक से ज्यादा जोगिंदर कुमार यहाँ से उन सपनों को, जो सपना उन्होंने खुद अपनी आंखों में देखा था, जो सपना साकार नहीं हुआ था, उस सपने को अब इन बच्चों की आंखों में देखते हुए और उनको साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।